सभी को मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में आप टेंजर्स यूनिट पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में 2 लेक्चर अभी तक मैंने लिए, बिल्कुल बेसिक आपको कराया। आइए आज के लेक्चर में इसके कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। देखो, राइट जितना मैंने पढ़ाया उसी के आधार पर ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। देखो, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। इनमें से प्रत्येक को ब्रीफली यूजिंग समेशन कन्वेंशन, समेशन का यूज करते हुए आपको लिखना है ब्रीफली, यानी शॉर्ट में। ठीक है, किसका यूज करते हुए? समेशन का यूज करते हुए। तो समेशन का यूज कैसे करते हैं आप बहुत अच्छे से समझते हैं। आइए देख लेते हैं। समेशन यानी सिग्मा, ठीक है, यानी योग। तो फर्स्ट पार्ट को देखो, df बराबर है ना, ये जो है ना 1 2 है ना, और कहाँ तक? n टर्म तक है। इसे केवल एक जनरल फॉर्म में लिखना है, सामान्य रूप में लिखना है, यानी i की टर्म में लिखना है, i के पदों में लिखना है। तो इसके क्वेश्चन भी चैप्टर के आसान ही रहेंगे, क्योंकि यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू टेंसर्स, है ना। तो इंट्रोडक्शन है ये टेंसर्स का, है ना। जब इंट्रोडक्शन है तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपको इसमें करने हैं। तो देखो कितना आसान और कितना, ठीक है, किस तरीके का क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। तो 1 2 मैंने बताया n टर्म्स हैं, तो आप सिग्मा लगाएंगे क्योंकि समीशन को यूज करना है। और देखो डेल एफ है, डेल एफ हर जगह डेल एफ है, ठीक है। डेल x 1 है, 2 है, 3 है, और ऐसे करते करते n है। तो सामान्यीकरण कर दूं इसका, यानी नॉर्मलाइजेशन, यानी i आपने क्या लिख दिया? i, ठीक है। और आप बता दो कि i 1 से लेकर कहाँ तक है? n तक है, ठीक है। i 1 से लेकर कहाँ तक है? n तक। और एक टर्म और है इसमें d, x1 x2 और कहाँ तक? n तक। तो यहाँ भी क्या कर दो? dxi। अब देखो, i की जगह 1 रखोगे पहली टर्म आ जाएगी, 2 रखोगे दूसरी टर्म आ जाएगी, और इसी प्रकार करते करते i की जगह आप n रखोगे तो ये लास्ट वाली टर्म आ जाएगी। क्लियर है? तो आपको इसका समेशन का यूज करते हुए इसे लिखना था, तो यही बस आपने लिख दिया है, यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट देख लो, ds2, ठीक है, ds स्क्वायर नहीं है, मैंने बताया था जब ऊपर लिखा जाता है लिखने का वो सुपर स्क्रिप्ट मेथड है ना, और नीचे लिखते हैं तो सब स्क्रिप्ट मेथड है। ठीक है, तो देखो g11 g22 g33, तो ऐसे ही आ रहा है सब जगह, सिग्मा लगाओ, ठीक है। और g11 22 33 यानी gi, समझ गए। और i 1 से लेकर कहाँ तक है? n तक है। और देखो dx1 dx2, ठीक है, dx3 कहाँ तक? n, हाँ ये n तक नहीं है, 1 2 3, केवल 3 पदों तक है। तो i 1 से लेकर कहाँ तक रहेगा? 3 तक, ठीक है। तो अब देखो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? i, और i 1 से लेकर कहाँ तक है? 3 तक, ठीक है। तो g11 g वाली में टर्म में gii हुआ, और ये dxi हो जाएगा। और इस सब जगह क्या है? इसका होल स्क्वायर है, तो यहाँ भी होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो बस इसे ऐसे लिखना था समीशन के रूप में, तो इसे ऐसे लिख सकते हो। तो इसका आंसर ये और इसका आंसर ये, ठीक है, बिल्कुल सरल है, आप इसे समझ गए होंगे। नोट कीजिए। ठीक है, इसके बाद देखो एक क्वेश्चन और आपके सामने है, और देखो कितना मजेदार सवाल है। इस क्वेश्चन को देखना, आपको अच्छा लगेगा इस क्वेश्चन को देख के, मतलब करके। देखो, राइट द टर्म्स कंटेंट इन, एक s बराबर इतना दे रखा है, और इसने कहा इसका विस्तार करना है, टेकिंग, है ना, टर्म्स लिखनी है, ठीक है, जो n बराबर 3 तक है, ठीक है, 1 से लेकर कहाँ तक है? 3 तक। क्लियर है? तो इसका मतलब है i की जो टर्म है वो 1 से 3 तक है, j की जो टर्म है वो भी 1 से 3 तक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करो, i की जगह, है ना, 1 2 3 रखो। क्लियर है? i की जगह क्या रखेंगे? 1 2 3। तो देखो s बराबर क्या आएगा, मतलब पहले i 1 से 3 तक कर लो, ठीक है। n बराबर 3 का मतलब है कि इसमें जो है ना, ये जो नंबर है ये 3 है, तो 1 2 3, 1 2 3 तभी तो होंगे, ठीक है। तो i 1 से कहाँ तक है? 3 तक।
और जे भी 1 से कहाँ तक होगा 3 तक, लेकिन पहले आई रखेंगे, ठीक है। आई रखो तो देखो आई बराबर 1 रखोगे तो करो 1j, ध्यान से देखना बस, है ना, आपको अच्छा भी लगेगा, बस थोड़ी एकाग्रता देना है ना, कंसंट्रेशन। आई बराबर 1 रखना है पहले, तो आई बराबर 1 रखा, ठीक है, जे को ऐसे रहने दो, ठीक। अब आई बराबर 2 रखना है प्लस करके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लिखा है ना, बेसिकली क्या है यहाँ पर सिग्मा, लेकिन सिग्मा को नहीं भी लिखते तो भी मतलब वही है ना। देखो आई बराबर 2 रखो, तो 2 रखोगे तो 2j, है ना, एक्स स्क्वायर नहीं कहेंगे, x2 कहेंगे, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा xj, आई की जगह 3 रखो, 3j x 3xj, क्लियर है जी। आई की जगह 1 रखा तो ये आया, 2 रखा तो ये आया, 3 रखा तो ये आया। अब j बराबर 1 से 3 तक रखेंगे, ठीक है। पुट j बराबर 1 2 एंड 3, तो s बराबर क्या आएगा, देखो j की जगह 1 रखो पहले इसमें, तो इसमें पहले j की जगह 1 रखो देखो j की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो पहले इसमें, ठीक है। j की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो फिर इसमें, ठीक है। j की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो फिर इसमें, समझ गए। तो पहले इस टर्म में j की जगह 1 रखवाओ, फिर 2 रखवाओ, फिर 3 रखवाओ, तो 1 रखोगे j की जगह, क्लियर है। फिर j की जगह 2 रखोगे इसी में ही, ठीक है नहीं, दिमाग का काम है ये, समझ गए, दिमाग का भी है और मजे का भी है, मतलब इंटरेस्ट का भी है। तो देखो j की जगह 1 रखोगे इसमें तो ये आया, j की जगह 2 रखोगे तो ये आया, j की जगह 3 रखो इसी में ही, क्लियर है। अब ऐसे इसके लिए करना है और ऐसे इसके लिए करना है, तो इसमें x j की जगह 1 रखो, 2 रखो, फिर 3 रखो, प्लस में करते रहो, ठीक है। j की जगह 1 रखना है पहले, ठीक है, क्लियर है। और फिर इसमें j की जगह 2 रखना है, देखते जाओ, ठीक है। j की जगह 2 रख दिया, j की जगह 3 भी रखो, क्लियर है। इसमें रख दिया तीनों बराबर, आपने 1 इसमें रखा तो ये 3 टर्म आ गई, ठीक है। j बराबर 1 2 3 आपने इसमें रखा तो आगे की 3 टर्म आ गई है ना। और j बराबर 1 2 3 इसमें रखोगे तो अब देखो j बराबर 1 रखो इसमें, तो क्या आएगा a3 1 x3 और इंटू x1, इसमें क्या रखा j बराबर 1 प्लस, और इसमें j बराबर अब 2 रखो यहाँ पर x3 x2, ठीक है। और j बराबर अब 3 रखना है x3 और इंटू x3, क्लियर है। तो देखो j बराबर 1 2 3 रखा तो ये पहली 3 टर्म आई, j बराबर 1 2 3 इसमें रखा, ठीक है, पहले इसमें रखा था, अब इसमें रखा तो बाद की ये 3 टर्म आई। और j बराबर 1 2 3 आप इसमें रखेंगे, ये रखा तो फिर ये तीनों टर्म मिली, ठीक है। अब देखो एक काम करो, जो एक जैसे हैं उन्हें एक साथ कर लो, x11 है ना, और इसी प्रकार आपका x22 और इसी प्रकार x33, ये एक साथ करो तो s जरूरी नहीं है लेकिन क्रम होता है ना एक चीज़ को लिखने का। तो a11 ये x1 है ना, x1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। ये ऐसे मत सोचना कि x1 x की पावर 1 x की पावर 1 तो x की पावर 2 हो जाएगी, नहीं, ये x1 है सिंबल, ये x1 है सिंबल, और दोनों 2 बार आ रहे हैं तो x1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार ये लिखो a22 और x2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर ये मत कर देना x की पावर 4, ये स्क्वायर नहीं है, ये x2 है और ये पावर है, ठीक है। और आगे देखो क्या आ जाएगा a33 और ये हो जाएगा x3 का होल स्क्वायर, समझ गए, तीनों की बात कर ली हमने। अब देखो x12 यहाँ आ रहा है और x12 यहाँ भी आ रहा है, तो इन दोनों में x12 क्या ले लो कॉमन,
तो क्या बचेगा, a12 प्लस a21 और x1 x2 क्या हो गया, कॉमन। ठीक है, आगे पीछे करके लिख सकते हैं। इन दोनों के लिए करा, अब ठीक इसके लिए कर लो। x13 है और कहाँ पर मिलेगा, x31 ये रहा। इन दोनों के लिए तो x13 तो कॉमन आएगा, तो बचेगा a13 प्लस a31 और ये बचेगा x1 x3। ठीक है जी, इन दोनों के लिए हुआ। ठीक है, और आगे देखो, इसके लिए हो गया, इसके लिए रह गया x2 x3 है और यहाँ देखो x3 x2 है, तो कॉमन आएगा x2 x3, तो a23 प्लस a32 और बाहर x2 और इंटू x3। इसे लिखना था विस्तार से, तो विस्तार करके आपने लिख दिया है। यही आपका क्या है, आंसर है। आपको समझ में आया होगा। एक बार और देख लो बहुत जल्दी से। देखो ये था 3 तक लेनी है टर्म, यानी i बराबर भी 1 2 3, j बराबर भी 1 2 3। तो देखो पहले i बराबर 1 2 3 रख लिया इसमें, तो i बराबर 1 रखा तो ये आया, i बराबर 2 रखा इसमें तो ये आया, i बराबर 3 रखा इसमें तो ये आया। क्लियर है। i बराबर 1 से 3 तक रख लिया है। अब j बराबर 1 से 3 तक रखना है, तो j बराबर 1 से 3 तक रखोगे तो ये यहाँ तक आएगा, है ना। j बराबर 1 रखा, j बराबर 2 रखा, j बराबर 3 कहाँ पे रखा, इसमें। j बराबर 1 इसमें रखा तो ये आया, j बराबर 2 इसमें रखा तो ये आया, j बराबर 3 इसमें रखा, पहले में ही रख रहे हैं तो 1 से 3 तक रखोगे तो यहाँ तक आएगा। j बराबर 1 2 3 इसमें रखा तो आगे के 3 आ गए, j बराबर 1 2 3 इसमें रखा तो ये 3 आ गए। ठीक है, और बाकी ने एक व्यवस्थित क्रम में लिख लिया है जिस तरीके से मैंने बताया। ठीक है, तो आप इसे कर लेना अच्छे से, है ना। करो नोट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो आपके सामने लिखा है, क्या कहा, इफ f इज ए फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स xi। ठीक है, xi जो है ना, f किसका फंक्शन है, xi का, और xi वेरिएबल कितने हैं, n है। इसका मतलब है n बराबर i बराबर जो है 1 से लेकर n तक है, क्योंकि xi जो वेरिएबल है ना वो तो जनरल वेरिएबल दे दिया xi, और कितने हैं ये, संख्या में n है। इसका मतलब x1 है, x2 है, x3 है और ऐसे कहाँ तक है, xn तक है। ठीक है, तो आपसे कहा राइट द डिफरेंशियल ऑफ f, f का डिफरेंशियल आपको निकालना है। ठीक है, तो पहले कहा f इज ए फंक्शन, जो f है वो फंक्शन है किसका, n वेरिएबल्स का, है ना। n वेरिएबल्स यानी xi, तो इसका मतलब है f जो है ना वो फंक्शन है इस तरीके से। ठीक है, समझ गए। और i बराबर कहाँ से है, 1 से लेकर n तक है। बात समझ गए। ठीक है, समझ गए। देखो मैं लिख देता हूँ वेयर xi, जैसे xi के वेरिएबल जो है ना वो n है, n का मतलब है i बराबर 1 से लेकर कहाँ तक है, कहाँ तक है, n तक। ठीक है, तो f बराबर जो आएगा ना आपका वो आएगा इस तरीके से, i की जगह 1 रखो, i की जगह 2 रखो, i की जगह 3 रखो और ऐसे कहाँ तक, i की जगह n रखो। समझ गए। तो इसने कहा f जो फंक्शन है ना वो n वेरिएबल्स का है, f जो फंक्शन है वो n वेरिएबल्स का है, 1 2 3 और कैसे करते करते n वेरिएबल हैं। पहला वेरिएबल x1 है, दूसरा x2 है, तीसरा x3 है और सबसे लास्ट का कितना है, xn है। ठीक है, तो f जो है फंक्शन है n वेरिएबल्स का। क्लियर है। और n वेरिएबल्स कैसे हैं, xi के रूप के हैं। xi का मतलब i बराबर 1 रखोगे तो x1 है, i बराबर 2 रखोगे तो x2 है। ठीक है, इस तरीके का है। इस बात को पहली लाइन यहाँ तक की लाइन कहने का मतलब ये है, समझ गए। और अब डिफरेंशियल निकालना है f का, तो मैंने एक फॉर्मूला लिखवा रखा है आपको कंप्लीट डिफरेंशियल का, वो मैंने टेंसर्स में भी यूज करके बताया आपको और पहले भी यूज किया था जब आपको पढ़ाया था वेक्टर कैलकुलस यूनिट, है ना। तो देखो df बराबर होता है डेल f ओवर डेल x dx, डेल f ओवर डेल y dy और प्लस डेल f ओवर डेल z इंटू डी जेड। ठीक है, और f जो था वो किसका फंक्शन था, x y z का। यानी जब f जो है x y z का फंक्शन हो
तो df ऐसे निकलता है। ये क्या है? कंप्लीट डिफरेंशिएशन। ठीक है, हर बार f का ही हो रहा है पार्शियल डिफरेंशियल, लेकिन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, फिर y के रेस्पेक्ट में हो रहा है और फिर z के रेस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक, और जब x के रेस्पेक्ट में है तो इंटू में dx है, इंटू में dy है और इंटू में dz है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। और ये कब एप्लीकेबल है, कब मान्य है? जब f किसका फंक्शन है? x y z का। ठीक है, तो यही फॉर्मूला बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई करना है और आपको df निकालना है। तो देखो, ध्यान देना, df बराबर, ध्यान देना भाई, x था पहले तो पहले x वाली टर्म आई, y था फिर y वाली टर्म आई, और z था तो z वाली टर्म आई। इसी प्रकार यहाँ पहले x1 है तो पहले x1 वाली टर्म आएगी। क्या आएगा? डेल f ओवर डेल x1 और इंटू dx1। समझ गए? यहाँ पर फिर y की टर्म थी तो y वाला आया, यहाँ पर x2 की है तो यहाँ क्या आएगा? प्लस में डेल f ओवर डेल x2 और इंटू dx2। समझ गए? फिर x3 वाली आ जाएगी dx3, और ये कार्यक्रम कहाँ तक चल रहा है? समझ गए? n तक। तो डेल xn और इंटू dxn। समझ गए? डिफरेंशियल ऑफ f निकालना था आपको, बस यही आंसर है आपका। ठीक है जी, तो ये क्या है? आपका आंसर है, आपको डिफरेंशियल निकालना था f का। और यदि आप चाहते हैं इसे i की टर्म में लिखा जाए तो आप खुद समझ सकते हो। तो या तो आंसर ये भी है, और यदि आप चाहते हो कि i की टर्म में लिखा जाए तो आप क्या करेंगे? सिग्मा, है ना, और डेल f ओवर डेल x, 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ क्या लिख दो? i। यहाँ क्या आएगा? dxi, 1 है, 2 है, 3 है, और कह दो कि i जो है ना 1 से लेकर n तक है। इस तरीके से भी इस बात को कहा जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नोट कीजिए। आइए इसके बाद देखते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो। हेडिंग लिखो आइंस्टीन। ठीक है, आइंस्टीन का नाम जानते हैं सभी, आइंस्टीन्स समेशन कन्वेंशन। ठीक है, अभी एक दो क्वेश्चंस आपने किए हैं ना, तो उन क्वेश्चंस में आपने समझा है कि बार बार क्या आ रहा है? सिग्मा आता है। ठीक है, तो वही बात है, और ये है ना आ सकता है, पूछ सकता है आपसे, तो इसे समझ लो। समेशन यानी सिग्मा। ठीक है, सम करके लिख देते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई एक फंक्शन है, द फंक्शन, जैसे ये फंक्शन है आपका a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3, और ये मान लो कहाँ तक है? an xn। ठीक है जी, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, i बराबर 1 से n तक कह दो, और इसे लिख लो ai xi। देख लो चाहे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी बात है, लेकिन वही ये टॉपिक है, और ये बात आपको पहले से ही पता है। टेंसर्स को पढ़ने से पहले ही i बराबर 1 रखोगे तो ये टर्म आ जाएगी, 2 रखोगे ये, 3 रखोगे ये, और इसी प्रकार करते करते i बराबर n रखोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यानी इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, तभी तो समीशन है ये सिग्मा। ठीक है, और एक जनरल टर्म के द्वारा आपने क्या करा? रिप्रेजेंट कर लिया है ai xi, और कह दिया है कि i 1 से कहाँ तक है? n तक है। क्लियर है? तो यही क्या है। ठीक है, अब देखो इसमें एक बात और, इस तरीके से भी इसे आप लिख सकते हो, इस तरीके से ai xi, ऊपर लिख रहे हैं सुपर स्क्रिप्ट में तो यहाँ लिखो। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हो। क्लियर है? क्यों लिख सकते हो? इसमें i बराबर 1 से n तक नहीं कहा, तो यदि कभी ना कहे ना, सिग्मा लगा दे केवल, और आपसे ना कहे कि i कहाँ से कहाँ तक है, तो अपने आप ही समझना कि i 1 से कहाँ तक है? n तक है। ठीक है, एक बात इसमें ये भी आपको शायद ना पता हो, तो ये भी आप लिखना। यदि ऐसे लिखा हो तो इसका मीन्स क्या है? ठीक है,
मैं लिख देता हूँ द मीन्स ऑफ, इसका मीन्स क्या है, इज दैट, इसका मीन्स ये है, क्या मीन्स है इसका क्या मीन्स है बताओ, कि आई 1 से कहाँ तक है, n तक है ना। इज दैट द वैल्यू ऑफ आई इज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक है, 1 से n तक है। ठीक है, ये बात याद रखना। यदि इस तरीके से भी दिया हो और i बराबर आपसे ना कहा हो कि 1 से लेकर कहाँ तक है, n तक है, या 1 से लेकर कहाँ तक है, तो भी आपको याद रखना है, ठीक है, कि i की जो वैल्यू है वो 1 से n तक है, 1 से n तक है। समझ गए। और देखो आइंस्टीन ने इसमें क्या नई बात कही, आइंस्टीन ने ये कहा कि यदि ऐसे लिखा है ना, लिख देना अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, है ना, यहाँ लिखोगे अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। ठीक है, चलो मैं लिख ही देता हूँ अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। आइंस्टीन ने क्या कहा कि ये जो ऐसे लिखते हो ना आप इस तरीके से AI XI, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। समझ गए। तो आइंस्टीन ने कहा यदि देखो ये बात तो है ही कि I बराबर 1 to n नहीं होगा लिखा हुआ, तो भी आपको समझना है कि I 1 से n तक है। और एक बात और है कि यदि इसमें सिग्मा भी ना लगाओ, I बराबर 1 से n तक है ये तो बताओ ही मत, सिग्मा भी मत लगाओ, सिर्फ ऐसे लिख दो, तो भी मतलब वही है कि I बराबर 1 से कहाँ तक है, n तक है, और उनका क्या है, सम है, योग है। समझ गए। तो ये है आइंस्टीन ने जो बात कही कि सिग्मा को आप ड्रॉप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, इसे ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये है आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन, ये ठीक है, समेशन कन्वेंशन है ना, इसे कहते हैं कि सिग्मा को आप ड्रॉप कर सकते हो। तो आप लिख देना अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन वी कैन ड्रॉप द सिग्मा, है ना, समझ रहे हो बात, वी कैन ड्रॉप द सिग्मा एंड करके ये लिख देना। ठीक है, ज़्यादा लैंग्वेज मत लिखो, और इस तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये जो समेशन कन्वेंशन है इस तरीके का, ये किसके द्वारा दिया गया है, आइंस्टीन के द्वारा। क्लियर है। तो इस समेशन कन्वेंशन आप देखो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए, जैसे है ना, उनका आंसर मान लो सिग्मा में आ रहा था, तो आप चाहो तो सिग्मा को नेक्स्ट लाइन में हटा भी सकते हो। समझ गए। सिग्मा को हटा के मतलब या तो ऐसे लिख लो, या सिग्मा को हटा के ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर आंसर आपको इस तरीके से ही मिलेंगे अब, है ना, क्योंकि आइंस्टीन ने ये कहा कि सिग्मा आप लगाओ या मत लगाओ। तो जिन जिन क्वेश्चन में मैंने सिग्मा लगाया है, तो आप नेक्स्ट लाइन में चाहें तो सिग्मा हटा भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन, या आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने करके बताया है। ठीक है, तो ये आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है जी, तो इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे हम, लेकिन आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ठीक है, और जो भी आपकी प्रतिक्रियाएं हों आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।